नमस्कार दोस्तों, प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की डेली एपिसोड लाता है, जिसमें आप सभी के सारे करंट अफेयर्स के डाउट्स और जो नए करंट अफेयर्स हैं सारे के सारे क्लियर किए जाते हैं। बच्चे, मेरा नाम हरिशंकर है। मैं आप सभी को करंट अफेयर्स की डेली अपडेट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एनालिसिस करने की आइडियोलॉजी डेवलप करने का प्रयास करता हूँ कि जिस प्रकार से हमारी आइडियोलॉजी है करंट अफेयर्स को देखने के लिए और पढ़ाने के लिए, उसी प्रकार से आपको भी एनालाइज हो जाए कि कैसे हमें करंट अफेयर्स को रीडिंग करना है और उसके साथ साथ कैसे हमें से मेमोरी में उसे बैठा रखना, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपकी सूटेबल हो जाए। तो बच्चे, पिछले दिनों जो क्लास में हमने करंट अफेयर्स लिए थे, उसी सिलसिले के एपिसोड में हम कोशिश करते हैं कि डेली के डेली जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसे कवर किया जाए और वो छूटे ना और सारा का सारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसमें जो फैक्ट्स होते हैं उसका एक सॉलिड एनालिसिस हम करने का प्रयास करते हैं और उसको विस्तृत जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें फैक्ट्स होते हैं उसको भी अंडर कवर करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है उसी चीज़ को हम उठाते हैं यहाँ पे, अन्यथा अन्य अनरिलेवेंट कंटेंट को हम नहीं उठाते हैं। ठीक है, और लास्ट ये है कि PYQ के जो ट्रेंड हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए चलते हैं। आपके स्लाइड पे पहला नंबर क्वेश्चंस दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस है आपका एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस बच्चे हाल ही में चर्चा में था कि आप सभी को पता है कि एशिया का सबसे बड़ा यार्ड भी है जिसे मुगल सराय लोकेशन में अवस्थित है, जो मुगल सराय स्टेशन है। हालांकि अब उसका नाम बदल दिया गया है, मुगल सराय का नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रख दिया गया है, जो चंदौली ज़िले में पड़ता है। ठीक है, बनारस से पास, गंगा नदी के पास में है। तो आपका क्वेश्चन से भी एक बनता है यहाँ पे कि गंगा नदी के पास कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो इससे रिलेटेड आप माइंड में रखें। तो बच्चे, आप जब भी पढ़ाई करें आप बिल्कुल होलिस्टिक अप्रोच रखें। जितना होलिस्टिक रखेंगे किसी भी कंटेंट के रिलेटेड में, तो आपके अंदर जो सिंथेसिस है, जो एनालिसिस करने का तरीका है, वो बेहतर से बेहतर दिन प्रतिदिन होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एक स्टेशन है मुगल सराय में एक स्टेशन है गंज ख्वाजा। ठीक है, और दूसरा स्टेशन है झारखंड में गढ़वा रोड जंक्शन। ठीक है, गंज ख्वाजा और गढ़वा रोड जंक्शन, ये दोनों के बीच में इस ट्रेन का नाम है रुद्रास्त्र। ठीक है, रुद्रास्त्र ट्रेन चलाई गई है यहाँ से लेकर और यहाँ तक बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसका सफल ट्रायल हुआ है, तो इसने इंडियन रेलवे ने ये सब चीज़ एक्सिक्यूट किया। ठीक है, भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी, अब लंबी की बात करें तो कितने किलोमीटर है बच्चे? 4.5 किलोमीटर तो लंबी ट्रेन ही है। सोचिए 4.5 किलोमीटर। अमूमन देखें तो नॉर्मल जो मालगाड़ी होती हैं उसमें कम से कम 1 किलोमीटर के रेंज में आते हैं, कम से कम मालगाड़ी की 1 किलोमीटर की रेंज आती है। लेकिन ये क्या है कि 4.5 किलो अर्थात 4.5 किलोमीटर का है, जिसका सफल प्रयास, उस मालगाड़ी का नाम है रुद्रास्त्र, हमने बताया। ठीक है, दो स्टेशन कौन कौन से हैं? एक स्टेशन गंज ख्वाजा है जो चंदौली जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश, जिसे अगर हम कहें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के नियरेस्ट लोकेशन पे है। ठीक है, और गढ़वा ये है झारखंड में है, ये झारखंड में है, गढ़वा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, अच्छा, कब उद्घाटन किया गया बच्चे? तो 8 अगस्त 2025 को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बच्चों। एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये दूरी कितनी थी, झारखंड के जो गढ़वा रोड जंक्शन है और मुगल सराय के पास में जो गंज ख्वाजा स्टेशन से 209 किलोमीटर की टोटल दूरी रही। इसमें सफल परीक्षण किया गया है। टोटल समय कितना लगा? 5 घंटे 10 मिनट का समय लगा और लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसकी स्पीड थी। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब बात करें कि कुल कितने वैगन थे, तो 354 वैगन्स थे उसमें, अर्थात डब्बे जो मालगाड़ी के होते हैं ना वो, तो 354 है। इसके बाद खींचने के लिए जो इंजन लगाए गए थे, सोचिए 7 इंजन तो खींचने के लिए लगाए थे। अब सोचिए कि कितना, अगर ट्रेन अगर जा रही होगी तो आप देखते ही रहेंगे कि कहीं सिग्नल पे फंस गए होंगे आप,
खुदा न खास्ता कहीं सिग्नल पे फंस गए होंगे तो सोच रहे होंगे कि ये ट्रेन है या हम ही देखने में हमें कोई भ्रम पड़ रहा है। तो आप सतर्क रहिए कि ये ट्रेन ही है, इसका नाम रुद्रास्त्र है। ये भारत लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट ट्रेन है फ्रिगेट्स की, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में चर्चा में थे तो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे है, अगस्त 2025 में किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप है बच्चों ये लर्निंग ऐप है, आपको पढ़ने के लिए आपकी कंटेंट मटेरियल इस पे उपलब्ध होगी, है ना, इससे रिलेटेड है। तो लर्निंग ऐप ट्यूटोज है बच्चे, इसका क्या नाम है, ट्यूटोज है। इसे गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और सारी की सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं इसे, और वहाँ लर्निंग ऐप है। तो लर्निंग ऐप है तो चूंकि लर्निंग ऐप की सारी इन्फॉर्मेशन आईआईटी से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, तो ये लॉन्च किसने किया था, तो आईआईटी पलक्कम जो केरल में स्थित है, 2000 जिसका स्थापना 2015 में की गई थी, और ये कोझीपारा एक स्थान है, कोझीपारा के पास में ही इसे अपने, देखिए ये कोझीपारा है, इस कोझीपारा के लोकेशन पे ये आईआईटी जो है पलक्कड़ केरल में स्थित है। तो वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया था, स्टडी ऑफ तो क्या है, स्टडी स्मार्टर ट्यूटोज। ये देखिए इस प्रकार का ये लोकेशन आपको दिखेगा। और बात करें हम कि पलक्कम क्या है, पलक्कड़ किधर है, केरल के, तो पलक्कड़ देखिए यहाँ पे इस लोकेशंस पे दिख रहा है, ये केरला है, केरला के साथ तो कोझिकोड का ही है, इधर ही साइड में वो पलक्कड़ है, ठीक है, कोझिकोड में, ठीक है, कोझीपारा में, सॉरी। तो इस प्रकार से देखें तो इसको किसने तैयार किया था, ये आपके एग्जाम में बहुत हो रहा है, किसने तैयार किया था, तो जो स्पेशलिस्ट थे श्रीनाथ विजय कुमार और आईआईटी गुवाहाटी के सत्यजीत दास ने, ठीक है। तो दो लोगों ने मिलकर तैयार किया था। इसमें क्या था कि छात्रों को 24 घंटे किसी भी समय टेक्स्ट, वॉइस, इमेज माध्यम से इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग के लिए होगी, ठीक है। आपकी कोई भी डाउट्स होगी इससे रिलेटेड तो आप इंस्टेंट 24 आवर आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इससे और इन्फॉर्मेशन ये है कि गेम आधारित लीडर बोर्ड है और ऑफलाइन फ्रेंडली डिज़ाइन किया गया ताकि स्मार्टफोन में बिना इंटरनेट के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम लोकेशन चेंज कर देते हैं तो हमारी इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं होती, जिससे ऐप नहीं चलते हैं बहुत सारा, तो इनका ध्यान देते। कभी कभी बच्चों के रिचार्ज भी नहीं होते तो रिचार्ज के समय भी बच्चों को असुविधा की सावधानी पड़ती, असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका इन लोगों ने यह अपनाया कि हम बिना इंटरनेट के 24 आवर अगर इस ऐप को संचालित कर दें तो हमारे बच्चों के लिए सभी इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखें तो अब बात ये करें कि ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं, इनके माध्यम से इस ऐप को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें जो डिजिटल एजुकेशन इन्वॉल्व किया गया है उसको प्रमोट करने के लिए के रूप में भी इसे देखा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये देखा कि ट्यूटोज ऐप जो है लर्निंग ऐप है, इसके ये एआई आधारित है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एआई आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज़ को भाप के आपके सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस को, है ना, करेक्ट देता है और इससे रिलेटेड आपका ये चीज़ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए एग्जाम के रिलेटेड से ये पहला एआई ऐप अगर पूछा जाए कि एजुकेशन के क्षेत्र में पहला एआई ऐप कौन है ना, आर्टिफिशियल, तो आप बताएंगे कि ये ट्यूटोज है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपके स्लाइड पे। हालांकि अभी जो धर्मेंद्र प्रधान है अभी हाल ही में इस्तीफा दिए हैं, जो अपने यहाँ जंतर मंतर पे विरोध चल रहा था नीट पेपर को लेकर। तो उस नीट पेपर में जो कुछ अभिजीत और उसके जो सहयोगी थे उन लोगों ने मांग की थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। हालांकि इसमें क्या हुआ, सही हुआ, और ये ज़रूरी था कि शिक्षा के लिए एक युवाओं में एक ज्ञानदीप जला है और युवाओं के साथ साथ जो सरकार है वो भी थोड़ी सी समझी है, सुधरी है, और आवश्यकता है कि युवाओं के लिए रोज़गार के लिए समुचित प्रबंध किए जाएं। और इसके साथ ही हम कहना चाहेंगे कि युवा भी अपने देश की संपत्ति के साथ गरिमामय से पेश आए और अपने नागरिकों के साथ भी, क्योंकि हाल में अभी जो न्यूज़ आई है जो हम लोग देखे हैं उसमें घटना ये थी कि काफ़ी लोगों को लाठी डंडा
पड़ी थी, काफ़ी स्टूडेंट घायल थे, काफ़ी पुलिसकर्मी घायल थे, दोनों ही अपने ही लोग थे, लेकिन संचालित कोई और कर रहा था। तो जिसकी वजह से हम लोगों को कहीं ना कहीं इस देश की क्षति हुई है, भारत की क्षति हुई है, भारत की साख डाउन हुई है अगर हम बात करें तो। क्योंकि भारत की क्रेडिट जब बनी हुई थी विदेशों से लेकर, तो अब जब ऐसी नेगेटिव न्यूज़ हमारे घर से बाहर जाएगी तो जय सी बात है कि उसकी नेगेटिविटी और इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम राष्ट्र के दूत हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, ये अच्छी बात है। हर कार्य होना चाहिए जंतर मंतर के माध्यम से। अगर कोई सरकार या हो कोई भी संस्था नहीं सुनने तो उसके माध्यम से अनशन ही एक विकल्प है, एक अहिंसक हथियार है जिसके माध्यम से आप बेहतर तरीके से उनकी अपनी बात को रख सकते हैं। और विपक्ष में जो पार्टियां हैं उन्हें भी इस बात को, सरकार हो चाहे विपक्ष हो, इसको अच्छे से समर्थन लेके और जल्दी से लोकतंत्र में इसकी सुनवाई की मैं अनुशंसा करता हूं। और आगे भविष्य में ऐसी कोई चीज़ें ना हो उसके लिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि भविष्य में सभी देश विदेश के जो भी समस्याएं हैं उसको सामंजस्यपूर्ण सुलझाने के लिए, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल एक लेडीज़ थी, उनका देहांत हुआ था और पता चला था कि इनका जो इन्वॉल्वमेंट था, जो चोटें आई थी इनको जंतर मंतर पे ही लगी थी। तो ये हम लोगों के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है कि हम लोगों को उतना बड़ी उपलब्धि नहीं के लिए हम लोग नहीं मांग कर रहे थे जितनी बड़ी ये हम वहाँ पे खो बैठे। तो बहुत लोगों के एक तो बुराई भी आई सामाजिक रूप से, जो हुआ डिसीजन मेकिंग में अच्छे से लीड नहीं की गई वो भी था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भविष्य में हम ऐसा कुछ ना करें जिससे राष्ट्र की जो छवि है वो ख़राब हो, चाहे राज्य सरकार हो या चाहे हमारे देश के नागरिक हों। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन है बोर्ड पे। देश के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला से रिलेटेड बातें थी, तो कहाँ उद्घाटन किया गया था? तो इसका उद्घाटन जो था नेशनल बायोटेक जो वो कंपनी थी, राष्ट्रीय पशु और जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। आप पहली बात तो हैदराबाद में, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। पहली बात ये हैदराबाद में क्वेश्चन है। दूसरी बात ये है कि जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है जितेंद्र सिंह है, और जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को इसका उद्घाटन किया था, ठीक है, 9 अगस्त 2025 को उद्घाटन। अब इसमें उद्देश्य क्या था कि जो पशुधन में जीन्स हैं, अनुवांशिक हैं, रोग हैं, उनके प्रतिरोधक क्षमता, भारत की प्रजनन प्रतिरोधक क्षमता और प्रजनन को बढ़ावा देना, अर्थात जो अनुवांशिकी रोग हैं उसे दूर करना, इसके साथ साथ जो उनमें रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना, इसके साथ ही प्रजनन को बढ़ावा देना, अर्थात जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रजनन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा नए ब्रीड आ सके पशुओं में, तो उसके लिए ये कार्य किया गया था, ठीक है। इसके बाद कहें तो इसके बाद पुनर्जीवित चिकित्सा और हमेशा पशुओं के लिए ये मेमोरेंडम बन जाए चिकित्सा के क्षेत्र में, तो ये हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए अब बात आती है कि क्षेत्रफल में तो 9300 वर्ग फीट में फैली हुई है पूरा का पूरा। इसके साथ ही 1.85 करोड़ रुपए से ये राष्ट्रीय बायोफॉर्म मिशन बनाया गया है। आप देख रहे हैं ये राष्ट्रीय बायोफॉर्म मिशन है, ये बायोकॉन का है, एक टारगेट है, एक मिशन बनाया गया। इसके माध्यम से आप देख रहे हैं हमारे केंद्रीय मंत्री ये जितेंद्र सिंह जी हैं। आप इन्फॉर्मेशन ऐड करते रहें पूरी की पूरी भारत सरकार के अंतर्गत। तो अब बात ये आती है कि इस बायोफॉर्म मिशन के तहत ये चीज़ें स्थापित की गई हैं, है ना, जिसे पशुओं के ब्रीड में हमें सहायक मिलेगा। बात यह है कि इसका लक्ष्य बायोफॉर्म का कि इनोवेट इन इंडिया अर्थात I3 ये है कि बच्चे I3 का मतलब यह है कि इनोवेट इन इंडिया, ठीक है। I3 ये है अर्थात भारत में नवाचार, ठीक है। क्या है? भारत में नवाचार। I3 का फुल फॉर्म है भारत में नवाचार, ठीक है। तो के तहत बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार, उद्यमिता और इसके साथ साथ स्वदेशी विनिर्माण, क्योंकि आपको पता है कि हमें हमारे जो स्वदेशी चीज़ें हैं, स्वदेशी ब्रीड हैं, उन्हें बचाए रखने के लिए, उन्हें कार्य करने के लिए, अच्छे से संरक्षण करने के लिए हमें विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब तक से हम स्वदेशी और आत्मनिर्भर का कदम नहीं उठाएंगे तब तक से हमारा जो विकास होगा वो अधूरा विकास होगा, ठीक है। चलिए,
तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 2017 में जो 1500 करोड़ रुपए से परिव्यय में किया गया था, जिसमें 50% वर्ल्ड बैंक का पोषित के साथ साथ ये शुरू किया गया था, क्या, नेशनल बायोफॉर्म मिशन, ठीक है। 1500 करोड़ रुपए के हिसाब से स्टार्ट किया गया था। इसका टारगेट ये था कि जो प्रजनन है, जो अनुवांशिक रोग हैं, उसको दूर करके प्रतिरोधक क्षमता और प्रजनन को प्रमोट करना था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हैदराबाद में राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनमें जो बायोफॉर्म मिशन है वो जो है 1500 करोड़ रुपए की स्थापना की गई है, उसके साथ साथ वो 50% वर्ल्ड बैंक के माध्यम से ये फंडेड है, ठीक है। और केंद्रीय मंत्री जो है केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन 2 स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। अब बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो बच्चे हमारे पास जो ट्रेन संचालित थी 1947 से लेकर उतना नवाचार नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। 1947 से लेकर वही ट्रेन खचपच चल रही है। हालांकि कुछ ट्रेन दुरंतो और जैसे गरीब रथ जैसे ट्रेनें नहीं चली, लेकिन हमें 1947 में 2047 तक 100 साल में हमें अमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए अपने रेलवे के अंदर, ठीक है। 100% चेंजिंग दिखना चाहिए। व्यवस्थाएं हों, चाहे स्वच्छता हो या फिर नागरिक की जो सुविधाएं हैं, ये 100% दिखना चाहिए। तो अब इसकी बात करें तो अब हम देख रहे हैं यहाँ वंदे भारत में ये नेशनल आइकॉन एक प्रकार से है, नेशनल रूप से है, मोटिवेटेड है, राष्ट्रहित के लिए प्रेरित है। वंदे मातरम जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, तो ये भारतीय माँ के लिए एक प्रकार से सबूत है। तो हम बात करें कि पहली बार कब स्टार्ट की गई थी, तो भारत में बच्चे ध्यान रखिए कि भारत में पहली बार जो वंदे भारत एक्सप्रेस स्टार्ट की गई 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी तक चलाई गई थी, और ये रूट कानपुर से होकर जाता था, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से एक रूट आपका लखनऊ और मुरादाबाद के दिल्ली से जाता है, लेकिन एक रूट क्या है, कानपुर बाया इलाहाबाद होकर जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी भारत की पहली वंदे भारत जो ट्रेन चलाई गई थी वो कहाँ से, 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से, कहाँ, बनारस तक, अर्थात बाबा विश्वनाथ के नगरी से, ठीक है, जहाँ से हमारे मोदी जी सांसद हैं, ठीक है। तो वहाँ से, क्योंकि वहाँ से उनको प्रेरणा मिलती है, वो अपने वीडियोज़ में कहते हैं कि हमें माँ गंगा ने बुलाया है, तो माँ गंगा ने बुलाया है तो शायद माँ गंगा को के चरणों में इन्होंने अर्पित किया हो वंदे भारत की ट्रेन। तो वैसे हमने देखा था। तो बात यह आई कि 10 अगस्त 2025 को मोदी जी ने 2 स्थानों पर सबसे लंबी रूट में वंदे भारत, तो कौन कौन सा स्थान है कि यह अजनी नागपुर से पुणे के बीच में है, ठीक है, अजनी। ऐसे कई वंदे भारत ट्रेन चलाई गई हैं। अब हम बात करते हैं तो इसमें तो क्या है, ये जो है 12वीं वंदे भारत ट्रेन है। कौन सी है, 12वीं, अर्थात पहली आपको पता चल गया, और इससे 11वीं का जान लीजिए इन्फॉर्मेशन क्या है, और यह है 12वीं है वंदे भारत, जो लगभग 12 घंटे में 881 किलोमीटर। अब बात है कि वंदे भारत की स्पीड पे, तो वंदे भारत की स्पीड इसलिए अपग्रेड की गई है कि हमारे डेवलपमेंट के हिसाब से जो बिजनेसमैन्स हैं उन्हें आने जाने की सुविधाएं जल्दी हो जाए, जो नागरिक हैं अपना समय कम से कम बर्बाद करके ही अपने जो लोकेशंस हैं, जो अपने टारगेट हैं, वहाँ जल्दी से आवागमन सुनिश्चित हो जाए, इसके लिए ये की गई है। अब इसके साथ साथ बात ये भी करें कि अब ये वंदे भारत ये फुली एसी है, इसके साथ साथ ये फुली सोफिस्टिकेटेड डेवलपमेंट के माध्यम से देखें, जो मानक है, सुविधाओं का जो मानक है टॉप लेवल पे है। अब बात करें तो ये तो अमीरों के लिए होगी, गरीबों के लिए मोदी जी ने क्या किया, तो मोदी जी ने स्लीपर ट्रेन भी वंदे भारत की निकल गई, और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जनरल ट्रेन भी वंदे भारत के रूप में हमें देखने को मिलेगी, जिसमें आम लोगों की सुविधाओं के हिसाब से वो लोग भी वंदे भारत ट्रेन पर चलेंगे। बस ये है कि उसमें फेयर कम होगा, किराए कम होंगे। चलिए तो बात करते हैं कि ये 100% मेक इन इंडिया है, अर्थात ये जो ट्रेन है, वंदे भारत जो ट्रेन है, भारत में पूर्णतः बनी हुई है, किसी पुर्जे को विदेश से नहीं मंगाया गया, ये 100% यहीं से बनाई गई है। यह ट्रेन अपनी तेज रफ्तार, आधुनिक सुविधाओं जैसे एयरक्राफ्ट जैसी सीटें, ऑटोमेटिक दरवाजे और वाईफाई से लैस तकनीकी है। और सिक्योरिटी के मामले में, आपने सिक्योरिटी के मामले में अन्य ट्रेनों के बारे में आपने देखा होगा कि
जो अन्य ट्रेन है उसमें कहीं कहीं वीडियो वायरल है तो उसमें तेंदुए घुस जाते हैं, कहीं कहीं ऐसी है कि वहाँ चोर उचक्के आपके घुस जाते हैं स्लीपर ट्रेन में या सी ट्रेन में और वहाँ से आपकी सामान चुरा देते हैं। तो इसमें ऐसा सुविधाएं नहीं है, ये कंट्रोलिंग सिस्टम है, एक बार लॉक हो गई तो लॉक हो जाएगी। इसके बाद जब तक से कंट्रोल सिस्टम से आदेश नहीं आएगा, अर्थात जो उसमें बैठे हैं वहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, तब तक से ये चीज़ हम नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एयरक्राफ्ट जैसे वहाँ पे फैसिलिटी है बैठने उठने के लिए, सीटें हैं जैसे ऑटोमेटिक, तो ये अच्छी चीज़ है। इसकी अधिकतम स्पीड 180 से किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अमूमन अभी तक जो स्पीड चल रही थी ट्रेनों की वो 80 से 90 की स्पीड में, 80 से 90 100 तक मैक्सिमम स्पीड में ट्रेनें चलती थी। तो तभी तो दूरी कवर करेगा। अब मान लीजिए बनारस जाना है तो बनारस के लिए आप 8 घंटे के अंतर आप ये पहुंच जाएंगे वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली से वहाँ तक, ठीक है। चलिए, इसकी दो श्रेणी है, एक तो चेयर कार वाली श्रेणी है सीसी, और एक एग्जीक्यूटिव ईसी जो चेयर है इसके में दो प्रकार के हैं। जो 12वीं वंदे भारत ट्रेन चली पुणे से नागपुर तक, ठीक है। आपको पता है नागपुर जो है एक विशेष क्षेत्र है वहाँ के लिए। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय रेलवे ने, अगला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, भारतीय रेलवे ने पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का कहाँ पर सफल परीक्षण किया। अब बात आती है कि हाइड्रोजन ट्रेन की आवश्यकता क्यों पड़ी बच्चे। तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, अपने पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए हम लोग अब नए दौर में आ चुके हैं, जहाँ हमें टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, अर्थात जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको कम करने के लिए हमें हाइड्रोजन ट्रेन जैसी आवश्यकताओं पे हमें विचार करना पड़ रहा है। तो ये हाइड्रोजन ट्रेन पहली का सफल, देखिए हाइड्रोजन ट्रेन अर्थात प्रदूषण मुक्त ट्रेन कह सकते हैं, हाइड्रोजन ट्रेन है। ये प्रदूषण रहित है, प्रदूषण में इसमें कोई नाम नहीं है, हाइड्रोजन से चलती। तो ये इसमें भारत में 10 कोच हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का पहला देश है, 10 कोच इसमें चलाई गई है भारत में। अब ये है, इसमें भी सुविधाएं बच्चे देख रहे हैं, सुविधाएं एकदम क्लीन है, ठीक ठाक है। अब हम कहीं ना कहीं हम ग्लोबल स्तर पे हम जा रहे हैं, और ग्लोबल स्तर के जो मानक है उस पर हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 25 जुलाई 2025 को है ना, ये हाइड्रोजन कोच का सफल परीक्षण किया गया था 25 जुलाई 2025 को। अब बात आती है कि कहाँ से कहाँ तक की गई, तो इसके बारे में देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की गई। चलिए एक पॉइंट्स और देख लें, बना कहाँ है। ये चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच, ठीक है, ICF लिखा रहता है ना वहाँ पे, है ना, ICF चेन्नई। तो चेन्नई में इंडियन ये फैक्ट्री है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है, चेन्नई में। अब आपका एक क्वेश्चन यही बन जाता है, इंटीग्रल ICF स्थित है बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। तो क्या लगाएंगे ऑप्शन में, चेन्नई, ठीक है। ICF कहाँ है, ICF चेन्नई में स्थित है। उद्देश्य क्या है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, है ना, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, अर्थात जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसको एक विरासत के रूप में हम समझे, पर्यावरण अनुकूल समझे, और शून्य इमिशन एनर्जी इमिशन के बारे में देखें, ठीक है। पर्यावरण जो है शून्य के बारे में देखें तो इसके बढ़ावा देने के लिए चलाएगी। ये भारत की पहली स्वदेशी है, अर्थात अपने ही देश में बनाई गई है, और ये हाइड्रोजन चालित ट्रेन है जो हरियाणा में, हरियाणा आपको पता है दिल्ली के पास में ही हरियाणा है, वहाँ जिंद सोनीपत मार्ग पर लगभग 89 किलोमीटर है, जिंद और सोनीपत मार्ग पे हरियाणा में 89 किलोमीटर पे 10 डिब्बे का ये सफल ट्रायल किया गया है, ठीक है। चलिए, ये धुएं की जगह केवल जल वाष्प निकलता। अभी तक आपने देखा होगा कि गाड़ी चलती है तो धुआं फेंकती है ना। तो बच्चे अब इसमें क्या है कि जो धुआं के जगह पे, तो इसमें क्या है कि वो ऐसे प्रोसेस हो जाएगा, तो प्रोसेस होने के बाद जो होगा तो उसमें पानी की, हाइड्रोजन जो है पानी निकाल देगा इसमें, तो पानी ही धुआं के बजाय पे क्या निकलेगा, यहाँ पे पानी निकलेगा। तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस में बच्चों में पूछा जाता हाइड्रोजन ट्रेन से कौन सा गैस या धुआं इमिशन होता है, तो उसमें अपना ऑप्शन हो सकता है कि जल वाष्प हो सकता है, ऐसे ऐसे करके भी जल हो सकता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो उसमें आप देख लीजिएगा, अच्छे से उसको लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात है कि एक बार हाइड्रोजन रिफ्यूल ईंधन भरने के बाद यह ट्रेन कम से कम 250 किलोमीटर तक की दूरी सफ़र करती, ठीक है। अर्थात अगर एक बार हम इसमें सॉरी, अगर एक बार हम हाइड्रोजन रिफ्यूल कर देते हैं तो 250 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे, ठीक है।
चलिए, तो बच्चे अगला है कि भारत जो है उन ग्लोबल कंट्रीज में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन चलाने वाली और ये देश हैं, विशिष्ट देश, जैसे जर्मनी में ट्रेन चल रही है, चीन में चल रही है और जापान में चल रही है, ठीक है। और इसके बाद भारत भी हरित तकनीकी आधारित रेलवे को विकास करने वाला देश में शामिल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि ऐसा ट्रेन जो कार्बन शून्य उत्सर्जन करती है, और ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा हाइड्रोजन से चलित ये क्या है कि 1200 किलोवाट क्षमता वाली फ्यूल सेल संचालित होती है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा। आपको पता है कि एक नेचुरल वर्षा होती है। नेचुरल वर्षा में क्या है कि नेचुरल वर्षा में मानसून आधारित वर्षा होती है, लेकिन आर्टिफिशियल में हमारी आवश्यकता के हिसाब से हम वर्षा कराने का प्रयास करते हैं, अर्थात केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से हम वर्षा करते हैं। तो कृत्रिम वर्षा आप देख रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग जिसे नाम दे रहा है, इसे कई बार आप पढ़े भी होंगे मेंस एग्जाम में रिलेटेड। तो क्लाउड सीडिंग कैसे, तो करते क्या है, एरोप्लेन के माध्यम से कुछ गैसेज हमने एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, उस एनवायरनमेंट के आधार पर जो भी इसका सिंथेसिस होता है उसके माध्यम से हमें वर्षा आर्टिफिशियल के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एरोप्लेन है। अब बताते हैं कि क्या है उसकी। तो 12 अगस्त को 2025 को राजस्थान के कृषि मंत्री जो है, तत्काल कृषि मंत्री क्या है, किरोड़ी लाल मीणा है। वहाँ के राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, किरोड़ी लाल मीणा, ठीक है। इन्होंने राजस्थान के जयपुर स्थित एक रामगढ़ बांध है, ठीक है, जो हिस्टोरिकल रूप से बहुत ही फेमस है, रामगढ़ बांध, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने जो वहाँ सूखा जलाशय थे उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, वहाँ पे कृत्रिम वर्षा कराकर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो जल संकट है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, अभी जल संकट है, वहाँ के पशु पक्षियों के लिए वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, उसके लिए हमें एक अवसर सुनिश्चित होगा और एक हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वहाँ पे हम वर्षा करा रहे हैं, ठीक है। अगला है कि ये इसका क्या है, वहाँ पे जल स्तर को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हिस्टोरिकल रूप से वहाँ पे ड्राई एरिया है, ठीक है। अगला इसमें तकनीकी क्या है कि आर्टिफिशियल ड्रोन की तकनीकी माध्यम से, ड्रोन देख रहे हैं, ये ड्रोन के माध्यम से एरोप्लेन दोनों ही सुविधाओं के माध्यम से हम क्या करें। अब होता केमिकल कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड जैसे जो रसायन होते हैं उनको छोड़ने के लिए, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को छिड़काव करके उसमें आपस में बारिश के लिए कॉम्बिनेशन बनाया जाता है एनवायरनमेंट में जो भी हैं, ठीक है। अब परियोजना ये राजस्थान सरकार की है। अमेरिका स्थित जो क्लाइमेट इंजीनियरिंग कंपनी है उसका नाम है एशेल1 और जेनेक्स एआई के बीच ये संयुक्त साझेदारी से ये चीज़ें हो गई है। तो कहीं ना कहीं अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो ग्लोबल स्तर पे टेक्नोलॉजी का एक दूसरे से कॉम्बिनेशन करना ये बहुत एक लोगों के लिए और ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है। और देश के विकास में कहीं ना कहीं ग्लोबल टेक्नोलॉजी का ही योगदान है। कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो कुछ टेक्नोलॉजी उन दोनों को कोलैबोरेट करके हम अपनी विकास को नया आयाम दे, तो ये हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपने देखा कैसे, ठीक। और ये प्रयास 1940 से स्टार्ट किए जा रहे थे। ट्रेडिशनल रूप से अगर बात करें तो 1940 से ही इसका प्रयास हो रहा था, लेकिन असफल हो जा रहा था, लेकिन बार बार करते हुए हमें आज सफलता मिली। एन एयरक्राफ्ट इंजेक्टेड सिल्वर आयोडाइड आर सब्सटेंस इनटू द एटमॉस्फेयर एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है टाइपिंग में, तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनालॉग मिशन, एक एनालॉग मिशन है होप का फुल फॉर्म है बच्चे, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर द प्लानिटरी एक्सप्लोरेशंस का उद्घाटन किया गया। होप आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए होप, ये होप जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान कर रहा है जो इन्वायरमेंट जो आपको अंतरिक्ष में जो इन्वायरमेंट होता है वो होप, ये घाटी है लद्दाख के पास में, वहाँ पे ये क्रिएट की जा रही है। अब बात करते हैं कि इसका उद्घाटन कब किया गया था, कि 21 जुलाई 2025 को होप का उद्घाटन किया गया था। होप का फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर द प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, ठीक है। ये घाटी कहाँ पर है, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति है तो जाहिर सी बात है कि इसरो का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। लद्दाख की ताओत्सो कार
लद्दाख की तौत्सोकार घाटी में मंगल ग्रह जैसा वातावरण है, अर्थात कम वायु दाब है, अत्यधिक ठंडी है और उच्च यूवी की विकिरण, यूवी अर्थात इलेक्ट्रिक, यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें, अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनके संबंधित ऐसी चीज़ें यहाँ पे टोटल इन्वायरमेंट है, तो इसलिए हमारे लिए ये अनुकूल है वहाँ के लिए, तो यही बात है। ठीक है, चलिए अगला ये पॉइंट देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि मानव युक्त अंतरिक्ष अभियानों, जैसे चंद्रमा के और मंगल के लिए है अंतरिक्ष यात्रियों को शारीरिक और मानसिक तैयारियों के लिए प्रशिक्षण देना, अर्थात जो भी साइंटिस्ट मंगल या चंद्रमा पर जाएंगे उनके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे मेंटली स्ट्रांग और चीज़ों को उसी सच एज लाइक बिल्कुल कहें कि वैसा ही इन्वायरमेंट यहाँ पे लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें है हमारे पास। ठीक है, तो ये 8 मीटर चौड़ा क्रू मॉडल है रहने के लिए और 5 मीटर की उपयोगिता के लिए मॉड्यूल है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टेक्निकल परीक्षण हो रहा है और ये डॉक्टर बी नारायण हैं, ये देख लीजिए इसरो के प्रमुख है अर्थात अध्यक्ष। ठीक है, इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान, जो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है IIST जो बॉम्बे है, उसमें IIST हैदराबाद और एरोस्पेस चिकित्सा द्वारा संचालित है। तो ये तीनों के कोलोबरेशन के साथ हुआ। तो आपके एग्जाम में यही पूछा जा सकता है, तोत्सोघार घाटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तोत्सोघार घाटी स्थित है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश है ना, केरल, तो आप बता देंगे कि लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस उपयोगी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ जो IATA है उसके द्वारा जो विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी की रिपोर्ट जारी की गई है। तो पता है कि आपके जो वायुयान है वो ग्लोबल स्तर पे हर जगह कहीं ना कहीं मूवमेंट होता है, तो उसकी कहीं ना कहीं डेटा इकट्ठा होता है कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने वायुयान संचालित हो रहे हैं, कितने देश में ज़्यादा हो रही है। तो इससे रिलेटेड जो डेटा इकट्ठा करती है संस्था, उस संस्था का नाम है WATS और ये रिपोर्ट जारी करती है विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी की, और ये अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा इसे नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई। तो अगस्त 2025 में जारी की गई थी। अब बात ये थी कि भारत में अधिकारी तौर पर दुनिया में अगर बात करें तो 5वां स्थान पर सबसे बड़ा विमानन का बाजार है, अर्थात ग्लोबल स्तर पे 5वां एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। विश्व में 200 से अधिक देश हैं, उसमें अगर हम 5वें नंबर पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजी में उपलब्धि है और हमारी पॉपुलेशंस जो है उसको प्रमोट कर रही है। एयर जो सर्विसेज है उसको आने जाने के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं फैसिलिटी के तौर पर, ये अच्छी बात है। ठीक है, वर्ष भारत ने 2024 में 211 अर्थात 211 मिलियन करोड़ यात्रियों ने ये संभाला था इस चीज़ को। ठीक है, ये ध्यान रखना है, यात्रियों को ले आने ले जाने से संबंधित 211 मिलियन अर्थात देख लीजिए। ठीक है, इतना बड़े स्तर पे तब जाके हम 5वें रैंकिंग पे आइए। अर्थात भारत में ये दिख रहा है कि भारत के जो लोग हैं वो बाहर उनका उन्मुख होना, बाहर के देशों में जाना और अच्छे से अपने रोज़गार को अपने सुनिश्चित करना हो, या फिर टेक्नोलॉजी हो या इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो या बिजनेस पर्पजेज हो, इसको ज़्यादा प्रमोट दे रहे हैं, अर्थात ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये बात का संकेत है इसमें। ठीक है, तो बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो USA है नंबर 1 पे है, ये भी देख लें। फर्स्ट नंबर पे क्या है, USA है, और सेकंड नंबर पे क्या है, चीन है, ये भी देख लें क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए। और थर्ड नंबर पे क्या है, UK है, क्या है थर्ड नंबर पे। और फोर्थ की बात करें तो हमारे पास फोर्थ नंबर पे क्या है, स्पेन है। ठीक है, स्पेन है, यूरोपियन कंट्री है, स्पेन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देख लिया। एशिया में अगर बात करें तो भारत है ना एशिया में दूसरा है अगर हम बात करें, क्योंकि एशिया में हम बात करेंगे तो चीन जो है पहले स्थान पे आ जाएगा और दूसरा स्थान पे भारत संभावना दिखती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के बारे में अगर हम जानकारी कर लें, इंटरनेशनल जो एयर ट्रांसपोर्टेशन अलायंस है इसके बारे में बात करें तो इसे 1945 में स्थापित की गई थी। कितना, 1945 में स्थापित की गई थी। और दुनिया भर में एयरलाइंसों का एक प्रमुख ये व्यापारिक एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये संगठन की बात करें तो, और वैश्विक स्तर पर हवाई यातायात में लगभग 85 से 90% का प्रतिनिधित्व इस संस्था के माध्यम से होता है। और इसके साथ साथ विमानन क्षेत्र के लिए जो टेक्नोलॉजी है और जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट है, इसके साथ ही जो बिजनेस मानक है उसको पूरा करने का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए ये
IATA है, ठीक है, ये IAT है। ये आपका एरोप्लेन्स की दिखाता है कि कितनी ही विजिबिलिटी है, उसके साथ साथ कितना ही डेंस है चीज़ों को करने के लिए। तो आपने ये चीज़ पूरा का पूरा देख लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चे, जल्दी से कमेंट करिए, आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है। डाउट सेशन में किसी भी प्रकार का अगर आप डाउट होता है तो आप इंक्वायरी नंबर दिए हुए हैं। हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रही है, आप मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम लोग आपको 6 महीने के साथ साथ 6 महीने फ्री में गाइडलाइन देंगे कि कैसे क्या करनी है। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो, चाहे करंट से रिलेटेड हो, चाहे मेंस के क्वेश्चंस को अच्छे से रीराइट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमारे गाइडलाइन में। इसके साथ एस प्रियदर्शी जो सर हैं हमारे IPS सेलेक्टेड है। बाकी जो अध्यापकगण हैं आपके साथ पूरी की पूरी टीम और शिद्दत के साथ लगेगी। तो आप इस इंक्वायरी पर कॉल करके और आप पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हैं कि हमें क्या क्या फैसिलिटी यहाँ से मिलेगी। तो भरपूर फैसिलिटी मिलेगी आपकी सफलता में के लिए। हम लोग प्रियदर्शी IAS अकेडमी की तरफ से हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको सही जानकारी और सटीक रणनीति मिले, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चे, अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना, ठीक है। IIT मद्रास परिसर में 4 अगस्त 2025 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया था, ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी अब पता है कि भारतीय सेना थल सेना के वो अध्यक्ष हैं और भारतीय सेना के आधुनिकरण और रक्षा क्षेत्र में आधुनिकरण के लिए उपयोग की जाती है। बच्चे अब बात करते हैं कि रक्षा क्षेत्र में आधुनिकरण की क्या आवश्यकता पड़ती है। तो आए दिन हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं, अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इसके साथ साथ अगर देखें तो अभी हाल ही में खाड़ी देशों में युद्ध हुआ था। आपने देखा अमेरिका, इजराइल और ईरान की कैसे एक ट्रायंगुलरशिप बनी थी, कितना वार हुआ था, कितना जनहानि हुई थी। अगर टेक्नोलॉजी ईरान के पास न होती तो इस दुनिया में आज इजराइल इस दुनिया में न होता। जिस हिसाब से इजराइल पे अटैक हुआ था, न्यूक्लियर अटैक हुआ था, परमाणु जो कहीं ना कहीं जो मिसाइल से छोड़ी गई थी, उन मिसाइल्सों में अगर हम बात करें तो एक ही बार में 200 मिसाइल छोड़ दी जा रही थी। अगर इजराइल के पास आयरन रोम टेक्नोलॉजी न होती तो इस दुनिया में इजराइल का आज के दिन में नामो निशान नहीं होता। तो मैं दाद देना चाहता हूं उस देश को जिस देश का भौगोलिक क्षेत्र छोटा है, जिस देश का एग्रीकल्चर लैंड कुछ भी नहीं है, नाम मात्र का है, वो रेता वाले इलाका है, फिर भी वहाँ के लोग इतने नेशन के प्रति डेडिकेटेड हैं कि वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी को लिए बैठे हैं कि समुद्र के पानी को कैसे वो पीने के योग्य बना सकते हैं। ये अपने आप में मैं सल्यूट करता हूँ इजराइल को कि वहाँ की टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर से लेके टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी में वो 100% नंबर 1 पे हैं आज कहीं ना कहीं। तो इसी प्रकार से डेडिकेशन हमें जापान में भी देखने को मिलता है। जापान भी एक ऐसा देश है जो छोटा सा है, कई बार आप देखें कि सुनामी आने के बावजूद भी वो अपने स्थल पर डिगा रहा और अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने को इनोवेट करता रहा और ग्लोबल स्तर पर टेक्नोलॉजी के मामले में माने तो वो भी सुप्रीम स्थान रखता है, ठीक है। उसी तरह से मैं आप सभी को भी आह्वान करता हूं कि भारत में भी कुछ ऐसे हमें इनोवेशन करना चाहिए कि उस इनोवेशन के माध्यम से हमें एक नई टेक्नोलॉजी मिले, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपना इनोवेशन करें, ग्रामीण का विकास करें, ग्रामीण डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट करें और अपने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, ठीक है। आइए चलते हैं, अब बात करते हैं उपेंद्र द्विवेदी। देख लीजिए उपेंद्र द्विवेदी का इमेज ये है, ये ग्रुप है, ये टीम के साथ इन्होंने ये वर्क किया। तो अकादमी उद्देश्य क्या है कि अकादमिक और प्रयोगशाला स्तरीय जो नवाचार है उसके व्यवहारिक और उपयोग के लिए तैयार करने के लिए तकनीक, रक्षा तकनीकों में बदलना, अर्थात कि जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको हम कैसे इनोवेट करें, उसको कैसे रीइनोवेट करें, अपग्रेड कैसे करें, क्योंकि समय के साथ जो टेक्नोलॉजी होती है ओल्ड हो जाती है, उसे अपडेट करना जरूरी होता है। इसलिए क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास होती है दुश्मन देश भी उस टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लेते हैं, तो हम जब उसको अपडेट करेंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, उनके पास नहीं होगी, तो हम उनकी रणनीति पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें थोड़ी सी IIT मद्रास के बारे में, तो ये भारत का प्रतिष्ठित संस्थानों में से शीर्ष स्थान पे आता है मद्रास। इसके बाद ये
तमिलनाडु के चेन्नई में, अब आप सभी को पता है कि पहले पुराना मद्रास के नाम से जाना जाता था, अब चेन्नई शहर में स्थित है। और इसके बाद 1959 में इसकी पश्चिमी जर्मनी सरकार की तकनीकी के सहयोग से हुआ था, क्योंकि जर्मनी ने उसने सहयोग अच्छा किया था। जो जर्मन देश है, भारत का उस वक्त आज़ादी के समय बहुत ही अच्छा सहयोग किए थे। इसके बाद हम बात करें NIRF 2025 रैंकिंग की बात करें हम, तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो IIT मद्रास है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रथम स्थान है। और ये केवल प्रथम स्थान नहीं बल्कि QS वर्ल्ड रैंकिंग में भी दुनिया भर में 170वां स्थान दिखाता है IIT के मामले में। तो हम, जाहिर सी बात है कि जो भारतीय लोग हैं, भारतीय पुरुष हैं, जो युवा हैं हमारे, टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा अपने आप को भी अपडेट कर रहे हैं। और ये हमें युवाओं को काबिल तारीफ़ करना चाहिए। जो युवा हमारे देश के हैं, IIT कहीं ना कहीं अपने देश के साथ साथ बाहर भी जाते हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी को भी ले आते हैं। और एक हाल ही की रिपोर्ट बता दें तो आई है हाल ही में रिपोर्ट की, जो अब युवा है, आज का जो युवा है, जो भारत की बाहर पलायन कर चुका है, जिसे हम लोग कहते हैं ड्रेन कहते हैं, वो अब आके भारत में ही कहीं ना कहीं एक अपनी कंपनी को इंस्टॉल कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर रहा है। और ये सबसे बड़ी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वैसे ही हम भारत में जाएं और भारत से बाहर जाएं और वहाँ की टेक्नोलॉजी को सीखें और भारत में इनोवेशन करें, और ये ज़रूरी है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्लाइड पे है बच्चा। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देखिए स्लाइड पे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, जल्दी से कवर अप करने की कोशिश करिए। चलिए, ये सोलर एनर्जी से रिफरेंस है इसका। सोलर एनर्जी के मामले में देखें तो सोलर एनर्जी के मामले में भारत का अपना अलग ही परचम हो रहा है। तो सोलर एनर्जी से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है? तो पहली विधानसभा बच्चे दिल्ली है। ये देखिए दिल्ली की विधानसभा है, ठीक है, ये दिल्ली विधानसभा है। ये सोलर एनर्जी से संचालित होने वाली, सोलर एनर्जी से संचालित होने वाली पहली विधानसभा बनी है, जो हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये क्योंकि हम आए दिन जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको कम करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना पड़ेगा, ताकि हम नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमोट कर सकें और उस नवीकरणीय ऊर्जा में ग्लोबल टेम्परेचर को कम करने में हमें मदद मिलेगी। और जो भारत का जो क्राइटेरिया है, जो NSDC उसको भी हम लोग कम कर सकें। देखिए यहाँ पे छत पे देखिए ये सोलर पैनल लगे हुए हैं, ये सोलर पैनल लगे हुए हैं छत पे, और इसके माध्यम से हम यहाँ की जो एनर्जी है यहीं कंज्यूम कर सकते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा भी आ जा रही होगी, तो हम एक्स्ट्रा में गवर्नमेंट को भी सप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमें रेवेन्यू मिल सकती है। तो उस रेवेन्यू के माध्यम से इस विधानसभा में उसकी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वैसे भी आप भी लोग भी एक अच्छे से फॉर्म बना के आप एनर्जी को जनरेट करके आप सेल भी कर सकते हैं आसपास के लोकेशंस में। ये गवर्नमेंट के माध्यम से अच्छा पहल की जा रही है, ठीक है। बात यह है कि 2025 में ये थी। अब बात यह है कि 500 किलोवाट का जो क्षमता वाला रूफ टॉप सोलर पावर जो प्लांट है उसे स्थापित किया गया, ठीक है। हर महीने लगभग 15 लाख रुपये इनकम हो रही है, सालाना करीब 1.75 करोड़ रुपए की बिजली बिल जो हम देते थे वो उसकी अब बचत हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजली तो खपत होगी, AC है, पंखे हैं, कूलर हैं, है ना, कंप्यूटर से संचालित वर्क हैं, तो विधानसभा में तो लगते हैं। तो हमने 1,75,00,000 रुपया हमने बचा लिया इसके माध्यम से। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और कम से कम 15 साल तो चलने ही चलने हैं, अच्छे से रेगुलेट करें तो, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा है। इसका उद्घाटन 3 अगस्त 2025 को किया गया था। 3 अगस्त 2025 को केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, आपको पता है कि ये केंद्रीय कानून न्याय मंत्री ने का उद्घाटन किया था। और ये डिजिटल ई विधान प्रणाली, जिसे भारत के राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन भी कहा जाता है, इसका भाग है। भारतीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जो संसदीय कार्य मंत्रालय विकसित करने के लिए इसे मिशन मोड परियोजना पर ये राज्यों और सभी राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल बनाकर करना था। अब बात ये करें कि दिल्ली विधानसभा ये पेपरलेस डिजिटल ये विधानसभा भी है, ये भी ध्यान रखना है आज से, ठीक है। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पे ये पूरी विधानसभा में बैठकें होती हैं इस टाइप से, ये एनर्जी हॉल है, ठीक है।
एनर्जी के साथ साथ हमने सेव किया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाता है, वैश्विक पर्यटक अभियान में कम एंड से गुड, कम एंड से बोलो गुड डे, अर्थात आओ, कम आओ एंड से बोलो गुड डे, अच्छा दिन रहा। इसके मामले में अगर बात है कि भारतीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो पता है कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की एक बेटी हैं सारा, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया ने अभियान किया है। ये सारा हैं, ये पूरे की सारा की जो इमेज दिख रहे हैं, इसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी इधर ये कैनबरा ये है। और इसके साथ साथ बात है कि ये इनका बचपन से ऑस्ट्रेलिया का लगाव रहा है, तो इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इनको कम एंड से गुड एम्बेसडर बोलो, गुड डे से गुड डे एम्बेसडर का। तो बातें करेंगे, ये उनकी सारा तेंदुलकर हैं, इनकी सचिन तेंदुलकर की बेटी है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इन्हें एम्बेसडर घोषित किया है। अब बात करें कि 13 करोड़ के भव्य जो पर्यटक अभियान है, इसका मुख्य लक्ष्य है अधिक से अधिक भारतीय पर्यटकों को ऑस्ट्रेलिया के लिए बुलाना, अर्थात ऑस्ट्रेलिया के लिए आकर्षित करना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो इसमें करें कि जो मुख्य फोकस क्या था, तो मुख्य फोकस था तो दुनिया के 5 बड़े बाज़ारों को अपने तरफ आकर्षित करना। इसमें भारत भी एक बड़ा बाज़ार है, क्योंकि मानव की दृष्टि से, मानव संसाधन और जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया का सबसे पहला स्थान है। तो पहले स्थान में जनसंख्या जब जाएगी कहीं ना कहीं किसी देशों में, तो वहाँ की टूरिज्म को, ग्रोथ को बढ़ावा देगा। वहाँ विदेशी मुद्रा को खर्च करेंगी, तो वहाँ पे $1 का कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन होगा, वहाँ की उस देश की विदेशी मुद्रा और उस देश के कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू होगा उसमें बेनिफिट्स होगा। तो उसके लिए भारत भी एक उसमें हिस्से है। इसके बाद अमेरिका, यूके, चीन और जापान, इन 5 देशों को आकर्षित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ये पहल किया है, ठीक है। अब बात करें कि ऑस्ट्रेलिया की पहचान के बारे में बात करें, तो न्यू साउथ वेल्स का सबसे बड़ा आकर्षक स्थान है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ यहीं स्थान है। मूंगा की चट्टान, आपको पता है ये पूरी की पूरी कोरल रीफ है, यहाँ पे पता है, यहाँ पे कोरल रीफ है, मूंगा की चट्टान है, जो स्नार्कलिंग और स्कूबा ड्राइविंग के लिए मशहूर है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यहीं ऑस्ट्रेलिया में ही है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है। अब इसके बाद बात करें तो ये खूबसूरत समुद्र तट है, और यहाँ पे कंगारू फेमस है, कोकोआ और अनोखे वन्य जीव के लिए ये ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड आपका जो 2-3 क्वेश्चन है, भारत को भी उसमें शामिल किया है। अम्बेडकर सारा तेंदुलकर को इन्होंने दिया है, इनका बचपन से ही ऑस्ट्रेलिया से बहुत लगाव रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बच्चे करंट अफेयर्स को कैसे हम लोग बेहतर तरीके से एनालिसिस किए। देखा आपने कितने इजी तरह से हमने आप सभी को समझाने का प्रयास किया, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अगर ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही तैयारियों को आपने प्यार देते रहे आप लोग, तो आपका अच्छा से करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। 30 मिनट का करंट अफेयर्स आप कहीं ना कहीं खाना खाते वक्त भी देख लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो स्टडी का अर्थात स्टडी का प्लानिंग ये है कि आपकी हमेशा अगर कुछ ऐसे पढ़ाई का रिलेटेड वर्क हो, तो आप स्टडी के अलावा भी आप देख सकते हैं, तो उसमें आपका बेहतर तरीके से एक संज्ञानात्मक विकास होगा, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आपके माइंड में डेवलप होगा, सोचने समझने की शक्ति होगी। तो ठीक है बच्चे, इसी के साथ हम चलते हैं, फिर हम अगले दिन आपकी क्लास में मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, ठीक, थैंक यू।